हेलो गाइस, मैं सिर्फ अमित शुक्ला। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था की एक सीरीज़ हमने चालू की है। एक वीडियो इसके पिछला हमने एक वीडियो दिया है और उस पूरे वीडियो में हमने जो पूरा संवैधानिक विकास की यात्रा जहाँ से शुरू होती है वहाँ के बारे में हमने आपको पूरा बताया था। किस प्रकार से संविधान सभा का गठन होता है, किस प्रकार से समितियाँ गठित होती हैं और किस प्रकार से कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चलाने के लिए बात आती है। और वो पूरी बातें हमने पिछले वीडियो में की थी, आप उसको देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसकी पूरी समरी हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं इस पूरे वीडियो में। पिछला वीडियो एक था, अब ये दूसरा वीडियो आपके सामने है जिसमें हम पूरी उसी लक्ष्मीकांत की सीरीज़ की हम बात करेंगे। लक्ष्मीकांत की किताब जो है भारत की राज्य व्यवस्था जिसको आप कहते हैं, हिंदी माध्यम की आती है। लगभग संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ जो भी हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है या अन्य अगर आप कोई भी लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी व्यापम आदि परीक्षाओं जो आयोजित होती हैं सभी के लिए लाभकारी है। तो इसमें जो भी समरी बताई जाएगी वो आपको मुख्य परीक्षा के साथ साथ आपके प्रीलिम्स की परीक्षा या पीटी की परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। इन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेनिफिशियल है। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें लाइक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पूरी उस पृष्ठभूमि की जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। उसके आगे की बात आज हम यहाँ करेंगे। आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में हमने जितनी बातें की थी उसमें मुख्य तौर पे जो कंटेंट था वो उससे संबंधित था कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ था और कैसे फिर छोटी छोटी समितियां गठित होकर के हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ला दिया था और भारत को स्वतंत्र होने के साथ ही साथ बंटवारे के तहत हमने भारत और पाकिस्तान को अलग विभाजित कर दिया था। तो ये जो कहानी है ये तो अपने अंतिम दौर पे आ जाती है, लेकिन ये पूरी कहानी के बीच में हमने बहुत सारे अधिनियम बनाए। वो अधिनियम जो हैं वो आगे चल कर के हमारे संविधान को एक मूर्त रूप प्रदान करते हैं। तो इतना सरल नहीं था, क्योंकि हमारे संविधान में जितनी बातें हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कालीन इन अधिनियमों से ही संबंधित हैं। मतलब ब्रिटिश काल ने समय समय पे अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कायदे बनाए वही नियम कायदे जो हैं वो आगे चल कर के हम संवैधानिक प्रावधानों में रखते हैं। कुछ तो वो हो गए, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो हमने अलग अलग देशों से लिए हैं, उनकी भी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जो ब्रिटिश कालीन भारत में बनाए गए, या उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे जो ब्रिटिश काल में ये अपनी सुविधा के लिए, ब्रिटिश शासन ने अपनी सुविधा के लिए कानून निर्मित किए थे। तो इसमें हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे, क्योंकि दो तरीके से ही शासन देखने को मिलता है। आप जानते हैं अकबर के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सन 1600 में। फिर आप देखे होंगे जहांगीर के काल में जो है वो ब्रिटिश प्रतिनिधि जो है वो भारत आता है और वो जहांगीर जो उस समय मुग़ल सम्राट रहते हैं उनसे अनुमति लेता है और फिर आगे चल करके उनको रियायतें प्राप्त होती हैं और फिर धीरे धीरे वो अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संलग्न हो जाते हैं और आगे अपनी व्यापारिक हितों के लिए वो काम करने लगते हैं। तो पहले लंबे समय तक जो है 1700, अगर 1600 के बाद से बात करें, जब भी आए 1605 या 8 में, तो तब से लेकर के लगभग 1858-59 तक कंपनी का शासन जो है वो चलता है। क्योंकि एक कंपनी जो है वो व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में शासन कर रही है, तो वो कंपनी का शासन था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी जो है वो जैसे ही अपने निजी हित के लिए कार्य करने लगती है, जैसे ही अपने अपने लाभ के लिए कार्य करने लगती है, तो फिर कंपनी का शासन की समाप्ति कर दी जाती है और ताज का शासन चालू हो जाता है। ताज का शासन मतलब महारानी का शासन, मतलब क्राउन का शासन। तो दो भागों में इसीलिए हम बांट करके पढ़ेंगे। पहला जो भाग है वो कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक चलता है, और दूसरा जो है शासन का जो चलेगा वो 1858 से 1947 तक चलेगा। तो 1773 से 58 में 4 एक्ट मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। वैसे और भी एक्ट हैं लेकिन मुख्य रूप से जो हैं वो 4 एक्ट हैं। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग नाम इसका कैसे पड़ा इसको भी समझेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। विलियम पिट उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम आता है और 1854 का चार्टर अधिनियम आता है। और 1858 में फिर ताज का शासन चालू हो जाता है। फिर 58, 61, 92, 1909, 1919 और 1947 ये अधिनियम जो हैं ये ताज के शासन के संबंधित रहते हैं। 1773 के एक्ट के समय की जो उस समय गतिविधियां रहती हैं पहले उसको आपको समझना होगा, तब तो आप ये समझ पाएंगे कि 1773 की बात आती कहाँ से है। मैं इसकी शुरुआत वहीं से करना चाहूँगा, सन 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की स्थापना होती है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम इस समय ब्रिटेन की महारानी रहती हैं।
और भारत में इस समय अकबर का शासन होता है। चूँकि उनको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे स्थित ब्रिटेन की, तो मान लीजिए जैसे अगर ये हमारे पूरे विश्व का नक्शा है, पूरे विश्व का अगर मान लीजिए ये आप मानचित्र देखते हैं, तो अगर ब्रिटेन यहाँ कहीं है तो इधर से अगर आप पूर्व की ओर देखेंगे तो यहाँ कहीं आपको भारत जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ब्रिटेन से जब आप देखें भारत को तो पूर्व की ओर पड़ता है। तो पूर्वी जितने भी देश हैं, भारत हो, श्रीलंका हो, जावा हो, सुमात्रा हो, इन सभी देशों के साथ उसको व्यापार करना था। इसी कारण से एक कंपनी की स्थापना की जाती है, क्योंकि भाई व्यापारी के कोई ना कोई कंपनी होगी तब तो वो जा करके व्यापार करेगी। तो पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार जो है वो इस कंपनी को दिया गया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी का एक अधिनियम बनाया। उस अधिनियम के माध्यम से उन्होंने देशों में प्रतिनिधि भेजे, और वो प्रतिनिधि जो हैं वो वहाँ के राजाओं से वार्तालाप करके कुछ अधिकार मांगने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो 1600 की कहानी इस प्रकार से रहती है। पूर्वी देशों के व्यापार के लिए कंपनी की स्थापना हो जाती है। शुरुआत में इसकी अवधि जो रखी गई थी, चूँकि भाई कंपनी का जो कानून बना तो उसकी कोई ना कोई अवधि होगी, तो 15 वर्ष रखी गई थी। जो कंपनी थी उसमें एक गवर्नर होता था और 24 सदस्यों का एक समूह रहता था। इस प्रकार से ये सभी लोग मिलकर के कंपनी के अंदर क्रियाकलाप प्रतिपादित करते थे। 1608-9 की बात करें तो 1608-9 में जेम्स प्रथम राजा थे, उनके राजदूत रहते हैं कैप्टन हॉकिंस। इनका भारत आगमन होता है। रेड ड्रैगन नामक जहाज़ पे ये बैठ करके भारत आते हैं। इस समय भारत में शासन जो है जहांगीर का रहता है। अब इस समय की कहानी ये रहती है कि 1600 में जो हमने अभी आपको बताया कि अकबर का शासन रहता है, तो पहली बार पत्र जो है वो यहीं पे भेजा जाता है। लेकिन जो पत्र आता है तो भारत पहुंचते पहुंचते अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर का शासन जो है वो चालू हो जाता है। तो इस तरीके से जहांगीर के काल में जब वो पत्र प्राप्त होता है, फिर उसका संदेश प्रेषित होता है, फिर बाद में जहांगीर के काल में ही कैप्टन हॉकिंस जो हैं वो भारत आते हैं। कैप्टन हॉकिंस जो हैं उनसे वार्तालाप करते हैं। वो फ़ारसी भाषा सीख करके आए थे, तो इसी कारण से फ़ारसी में ही संवाद करते हैं, और इसी कारण से जहांगीर जो है प्रसन्न होकर के इनको इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान कर देते हैं। तो ये मुख्य उस समय केंद्र बिंदु रहता है। कैप्टन हॉकिंस साहब का प्रयास ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जहांगीर को खुश कर लें, और खुश करके हम ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें, व्यापारिक रियायतें या व्यापारिक छूटें जो हैं वो प्राप्त कर लें। कोशिश में रहते हैं लेकिन उतने सफल नहीं हो पाते। जहांगीर जो है वो उनको एक अस्थायी कोठी जो है वो स्थापित करने की बात करते हैं। हालांकि बाद में फिर विवाद होता है तो वो अधिकार भी छीन लिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे जानने योग्य बात है कि प्रथम अस्थायी फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित होती है। ध्यान रखिएगा, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। फिर 1611 में मुसलीपट्टनम में कोठी स्थापित होती है। आंध्र प्रदेश का हिस्सा है ये, मतलब पूर्वी हिस्से की बात हो रही है। 1615 में फिर टॉमस रो, चूँकि कैप्टन हॉकिंस बहुत ज़्यादा रियायत प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो इसलिए फिर अगले प्रतिनिधि को भेजा जाता है, टॉमस रो। टॉमस रो जो हैं वो ब्रिटिश संसद के अधीन रहने वाले व्यक्ति हैं, मतलब ब्रिटिश संसद में ही काम करते थे। काफ़ी होशियार और काफ़ी कूटनीतिज्ञ व्यक्ति माने जाते थे। इसी कारण से टॉमस रो को भेजा गया। इनका भारत आगमन हुआ और ये लंबे समय तक, लगभग 3 वर्षों तक ये भारत में रहते हैं और काफ़ी व्यापारिक छूटें प्राप्त करने में ये सफल हो जाते हैं। तो इनके कार्यकाल में 1615 से 18 में अंग्रेज़ों को काफ़ी व्यापारिक छूटें या व्यापारिक लाभ जो हैं वो प्रदान होता है। इस समय अन्य शक्तियाँ भी भारत में मौजूद हैं, खासकर फ्रांसीसी जो हैं वो ब्रिटिशर्स को चुनौती दे रहे हैं। ब्रिटिश फ्रांस संघर्ष जो है वो चालू हो जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे ब्रिटिश जो है वो, जो अंग्रेज हैं वो अपना पाँव जो है वो जमाने में, भारतीय भूमि में जमाने में लगे हुए हैं, और फ्रांसीसी जो हैं वो भी इस समय जो है वो अपना पूरा वर्चस्व स्थापित करने में लगे हैं। तो आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष जो है वो यहीं पे जन्म हो जाता है, और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जन्म होता है तो फिर कर्नाटक युद्धों की शुरुआत होती है। कर्नाटक युद्ध जो है वो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का ही परिणाम रहता है। 3 कर्नाटक युद्ध जो हैं वो लड़े जाते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। पेरिस की संधि होती है। इसी बीच में जो निर्णायक युद्ध होता है 1760 में, वांडीवाश का युद्ध, और आयरकूट और बुश के बीच में होता है। आयरकूट साहब जो है विजयी होते हैं, और इस प्रकार से ब्रिटिशर्स की जीत होती है, अंग्रेज़ों की जीत होती है, और फ्रांसीसियों को भारतीय भूमि से हाथ धोना पड़ता है, और इस प्रकार से वो फ्रांसीसी जो हैं यूरोप तक ही सीमित हो जाते हैं।
तो यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा कर्नाटक युद्ध का बखान इसलिए नहीं किया क्योंकि इतिहास का पार्ट है ये। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कर्नाटक युद्ध जो है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के अंतर्गत लड़े जाते हैं और वांडी वाश का जो निर्णायक युद्ध होता है जिसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। 1759 में इसी बीच में डच जो हैं उनका भी सामना होता है अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ जो है बड़े आसानी से 1759 में डचों को हरा देते हैं। फिर इसी बीच में 1757 में प्लासी का भी युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। 23 जून 1757 को बंगाल में होता है और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो है सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। 1764 में फिर बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 बिहार में हेक्टर मुनरो की सेना एक तरफ रहती है और एक तरफ त्रिगुट बना रहता है मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजा उद्दौला का। और इस दौरान जो है हेक्टर मुनरो जो है वो इन तीनों की सेनाओं को पराजित करके इलाहाबाद की संधि कर लेते हैं। तो यहाँ भी बक्सर का युद्ध जो है वो भी निर्णायक रहता है। बंगाल में भी इनकी पैठ बन जाती है, बिहार के क्षेत्र में भी इनका वर्चस्व स्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने लगभग हर क्षेत्रों में अपने वर्चस्व की स्थापना कर ली। ये मैं आपको पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कहानी समझ में आनी चाहिए कि कैसे 1773 का एक्ट जो है वो हमारे संवैधानिक विकास का हिस्सा बनता है। तो 1773 तक पहुंचने के लिए आपको ये जानना होगा कि 1600 से 1773 के बीच की कहानी क्या बोलती है। तो 1757 तक अब आ चुके हैं, 64 भी आपने देख लिया है बक्सर का युद्ध। इसी बीच में होता ये है कि रॉबर्ट क्लाइव साहब का शासन तो रहता ही है, 1757 से 72 तक रहता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो बंगाल के गवर्नर रहते हैं। ये बंगाल में एक व्यवस्था जो है वो लागू करते हैं, द्वैत शासन व्यवस्था। द्वैत शासन व्यवस्था जैसे लागू करते हैं और इस समय बंगाल की स्थिति इतनी ज़्यादा भीषण आपदा से गुजरती रहती है, मतलब बंगाल में इस समय भीषण अकाल पड़ता है और 1770 का भीषण अकाल बंगाल का जो है वो पूरे उस समय विश्व में चर्चित मुद्दा रहता है। तो इस समय अच्छी खासी आर्थिक स्थिति जो है वो खराब रहती है अंग्रेज़ों की। चूँकि अकाल पड़ा है तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई राजस्व जो है वो किसान तो अंग्रेज़ों को देगा नहीं, दे सकता भी नहीं था क्योंकि उस समय राजस्व और अनाज जो है वो सब उसकी पैदावार हो ही नहीं रही थी। तो अकाल जो है वो बंगाल उस समय सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता था। तो एक तो अकाल, और दूसरा उस समय एक घटनाक्रम होता यह है कि मैसूर के शासक रहते हैं हैदर अली। 1769-70 मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है उसमें ये अंग्रेज़ों को काफ़ी हद तक पराजित करने में सफल रहते हैं। एक तरह से माना जाता है हैदर अली की इसमें विजय होती है। तो इससे अब चूंकि एक तरफ तो आपने देखा कि अकाल बढ़ गया, अकाल तो एक ऐसी स्थिति थी जिसमें अंग्रेज़ों को भारी नुकसान होता है, और दूसरी तरफ किसी एक भारतीय ने, किसी एक आक्रमणकारी ने अंग्रेज़ों को पराजित भी कर दिया, तो इससे और ज़्यादा घाटा कंपनी को होने लगता है। अब कंपनी में तो शेयर होते हैं, जैसे ही कंपनी को राजस्व मिलना कम हुआ या राजस्व मिलना बंद हो गया तो धीरे धीरे उसके शेयरों में गिरावट होने लगी। मतलब वैश्विक बाजार जो है उसमें जो कंपनी का हिस्सा लगा हुआ था, जो शेयर लगा हुआ था, उसमें गिरावट दर्ज होने लगी। जैसे गिरावट होने लगी तो कंपनी के जो आला अधिकारी थे या कंपनी के जो लोग थे वो इसको छिपाने में लग गए, क्योंकि अगर वो पूरे विश्व में ये पता चल जाता तो उस स्थिति का उनको नुकसान झेलना पड़ सकता था। तो इसी कारण से वो उस पूरी स्थिति का उजागर करना नहीं चाहते थे। वो ये बता रहे थे कि नहीं, ऐसी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमारे यहाँ नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं, हमारे कंपनी के शेयर आज भी अच्छे हैं। तो कंपनी पर 60 लाख का कर्जा हो गया था। उस समय की स्थिति ये थी, जो अलग अलग रिसर्च हुए तो ये बता रहे थे कि कंपनी पे 60 लाख का कर्ज था, लेकिन कंपनी बता नहीं रही थी कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा भारी कर्ज जो है वो है। लेकिन चूंकि जब कंपनी कोई कमज़ोर होती है तो एक लंबे समय तक वो सर्वाइव नहीं कर पाती, लंबे समय तक वो जीवित नहीं रह पाती। धीरे धीरे कंपनी की स्थिति में और गिरावट दर्ज होती गई, लेकिन अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आला अधिकारी कोई प्रयास कर नहीं रहे थे। फलतः कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसने सोचा कि हम वैश्विक बाज़ार में अपना लाभांश जो है, लाभ का जो अंश है, उसको हम एक काम करते हैं, कुछ ज़्यादा दिखा देते हैं। तो 12.5% वो अपना लाभांश दिखाने लगे। लाभांश दिखाने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार को ये पता ना चल पाए कि हम लोग अभी घाटे में चल रहे हैं, हम लोगों के ऊपर इतना लंबा चौड़ा कर्ज है। तो ये वो चाह रहे थे किसी तरीके से कि छुप जाए, और कुछ समय के बाद जैसे अकाल का महामारी जैसे ख़त्म होगी तो फिर ये इसको रिकवर कर लेंगे, ऐसा इनका मानना था, ऐसा इनका सोचना था।
कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा, अब चूंकि अकाल का 1770 से लगभग 73 तक 74 तक जो है वो अच्छा खासा जो है वो महामारी रहती है अकाल की, तो कंपनी को अच्छा खासा नुकसान होता रहता है। अंततः मजबूरन कंपनी के डायरेक्टर्स को बैंक ऑफ इंग्लैंड से गुपचुप तरीके से कर्ज मांगने हैं तो विवश पड़ना पड़ा। 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगने वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गए। अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी बैंक होगा तो आपको अगर कर्ज देगा तो कोई ना कोई गारंटर तो लेगा। गारंटर से मेरा मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वो आपसे लेगा, तब तो आपको कर्ज देगा उसके एवज में। भाई ये कंपनी है, कंपनी का कोई वजूद तो था नहीं, कंपनी का कोई अस्तित्व तो था नहीं, किस आधार पे वो कर्ज दे दे। ऊपर से उसको ये जानकारी थी कि भाई कंपनी जो है वो अभी गिरावट, उसके शेयरों में गिरावट है, कंपनी घाटे में चल रही है। तो बैंक ने इस स्थिति को देख करके मना कर दिया कर्ज देने से। अब उनके पास कोई और चारा था नहीं, चूंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास चले गए थे तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से ये बात जो है ब्रिटिश सरकार को पता चल जाती है कि कंपनी जो है वो कर्ज मांगने गई है और कंपनी की स्थिति में गिरावट है। तो ब्रिटिश संसद में ये प्रश्न उठता है कि अब जो है कंपनी के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाए। तो उस समय पीएम रहते हैं लॉर्ड नॉर्थ। ये एक समिति का गठन कर देते हैं। वो समिति जो थी वो गुप्त समिति थी। गुप्त समिति का मतलब ये है कि उसके बारे में किसी को पता जो है वो नहीं रहता था, सिर्फ एक समिति गठित कर दी जाती थी, वो गुपचुप तरीके से जांच करके अपना प्रतिवेदन जो है वो सदन में दे देती थी। इसी को कहा जाता था गुप्त समिति। तो अंग्रेजी संसद ने जैसे प्रश्न उठा अंग्रेजी संसद में, तो पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति का गठन कर दिया। उसकी रिपोर्ट आई कुछ दिन में, और रिपोर्ट आई तो कंपनी की स्थिति को उसने अत्यंत खराब बताया। उसने बताया कि कंपनी की स्थिति आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ख़राब है और कंपनी जो है अगर इसी स्थिति में रही आई तो कुछ दिन के बाद हम नुकसान में पहुंच सकते हैं। तो जिस व्यापारिक उद्देश्य के लिए हमने कंपनी की स्थापना की थी उसकी पूर्ति हम कभी नहीं कर पाएंगे आज की तारीख में। विचार विमर्श हुआ संसद में। विचार विमर्श होने के बाद यह निर्णय लिया गया कि कंपनी को हम 4.5% ब्याज पर 14 लाख पाउंड का कर्ज दे देंगे, क्योंकि कंपनी ने 14 लाख पाउंड मांगा था बैंक ऑफ इंग्लैंड से। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, कंपनी को जिंदा रखते हैं, 14 लाख पाउंड का कर्ज हम कंपनी को दे देते हैं, लेकिन ब्याज पे देंगे, 4.5% ब्याज पे। बस अंतर इतना रहेगा कि कंपनी जो अभी तक स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रही थी अब नहीं करेगी। अब हम इसको समय समय पे रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट का मतलब निर्देश देंगे कि भैया तुम ऐसा करो, इसलिए हम आपको आपके लिए एक रेगुलेशन बना रहे हैं। और वही रेगुलेशन पहली बार निकल करके आता है रेगुलेटिंग एक्ट। और ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसीलिए आप पढ़ते हैं 1773 का एक्ट है। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है पहली बार जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है, जो ब्रिटिश संसद में जो मंत्रिमंडल बैठा है, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का भारतीय मामलों पे पहली बार नियंत्रण जो है वो स्थापित हो जाता है। तो आपने यहाँ समझा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसमें पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल का भारतीय मामलों पर नियंत्रण स्थापित होता है। 1773 के एक्ट के प्रावधानों की बात करें तो चूंकि पहले रॉबर्ट क्लाइव साहब बैठे थे, बंगाल के गवर्नर थे वो, तो बंगाल के गवर्नर को अब उन्होंने बदल दिया, बोल दिया कि अब बंगाल के गवर्नर को हम बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे। तो बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले गवर्नर जनरल बंगाल के रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। तो एक तो पहला परिवर्तन ये होता है। दूसरा परिवर्तन उन्होंने कहा कि जो बंगाल की जो प्रांत है, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है, चूँकि प्रांत को इंग्लिश में प्रेसिडेंसी कहते हैं, तो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है या जो बंगाल का प्रांत है और जो बम्बई और मद्रास के प्रांत है, तो मद्रास के प्रांत और बम्बई के प्रांत जो हैं वो बंगाल प्रांत के अंतर्गत समाहित कर दिए गए। दूसरा परिवर्तन ये होता है। तीसरा परिवर्तन वो कहते हैं कि जो शासन की जितनी भी समस्त सैनिक और सिविल शक्तियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, सैनिक और सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया जाए। पहले क्या होता था इस 1773 के पहले कि सैनिक शक्तियाँ अलग होती थी, सिविल शक्तियाँ अलग होती थी। अब उन्होंने क्या कहा कि एक गवर्नर जनरल बैठेगा जो कि बंगाल का होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ चार हम इस सदस्य बैठा देंगे। यही 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल मिल करके वो कहलाएंगे गवर्नर जनरल की सपरिषद। मतलब गवर्नर जनरल की एक परिषद हो गई, एक कमेटी हो गई, आप समझ लीजिए।
ये सभी लोग मिल करके निर्णय लेंगे और उनके पास पूरी सैनिक और सिविल शक्तियां मौजूद रहेंगी। तो मतलब सैनिक और सिविल शक्तियां जो हैं वो गवर्नर जनरल और उनकी इस 4 स्थायी परिषद को सौंप दी गई। इसके जो सदस्य थे वो थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वर्नॉल, ये 4 थे। कोरम 3 रखा गया था। कोरम 3 मतलब 3 होंगे तभी मीटिंग स्टार्ट होगी। और निर्णय जो था वो बहुमत से होता था। बहुमत मतलब कि टोटल 4 लोग हैं तो 4 में से बहुमत होगा, मतलब जैसे अगर 3 लोग हो गए तो फिर उसके पक्ष में वो मामला जाता था। तो बहुमत तो आप समझ रहे होंगे। अब 1774 में जो कुछ अन्य प्रावधान थे वो ये थे कि 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो की गई वो कलकत्ता में की गई। इसके चीफ जस्टिस बने एलिजा आइम्फे और अन्य जो सदस्य थे वो चैम्बर्स थे, लेमिनिस्टर थे, हाइट थे। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 4 सदस्य की जाती है। और इसमें अगर मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट ना हो तो फिर उसको लंदन जाना पड़ता था। लंदन में प्रीव्यू काउंसिल बैठती थी, वहाँ पे अपील वो कर सकता था। तो इस तरीके से एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एक इतिहासकार जब इसका व्याख्यान करते हैं या संविधान वेत्ता जब इसको बताते हैं तो एक कमी बताते हैं, कहते हैं कि इसका अधिकार क्षेत्र नहीं बताया गया, कहाँ लागू होगा, कौन से कानून इस पर लागू होंगे, ये सब अधिकार क्षेत्र इसके नहीं बताए गए। इसी के लिए फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आगे आएगा जिसमें इसका अधिकार क्षेत्र बताया जाएगा कि कौन कौन से कानून इस पर लागू होंगे, क्योंकि उस समय भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानून थे। मुस्लिम कानून अलग था, हिंदू कानून अलग था, इस प्रकार से कानून जो थे वो देखने को मिलते थे। तो कहाँ कहाँ अधिकार क्षेत्र होगा ये सब नहीं बताया गया। नोट करके मैंने लिखा है कि 1772 में कलेक्टर पद का सृजन किया गया इसी एक्ट के अंतर्गत, और 1773 के एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्ति के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 1773 के एक्ट में कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको कह दिया गया कि आप अगर व्यापार करते हैं तो लाइसेंस आपको चाहिए होगा, बिना लाइसेंस के आप किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान। अगला जो एक्ट है हमारा 1781 का एक्ट है। इसको इसीलिए लाया गया क्योंकि 1773 के एक्ट में कुछ कमियां थीं, उन कमियों को दूर किया जा सके। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी कमी थी वो था सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र। तो उसको बताया गया पहले कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार होगा वो किन किन क्षेत्रों तक होगा। तो पहली कमी तो ये दूर की गई। दूसरी जो कमी थी वो गवर्नर जनरल और परिषद के संबंध में थी। इसमें बोला गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार जो है अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को होगा। और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को, मतलब ये स्वतंत्र होंगे कुल मिलाकर के। तो इस तरीके से 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। अगला जो एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। इसकी कुछ पृष्ठभूमि पहले आपको समझनी होगी। 1775 से 82 तक आपको पता है कि प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध होता है, मराठा विजयी होते हैं। 1782 में सालबाई की संधि होती है। अंग्रेज़ों को इस समय पैसे की दिक्कत होने लगी थी, मतलब वित्त की कठिनाई होने लगी थी, क्योंकि आपको स्वाभाविक सी बात है कि जो युद्ध अगर कोई लड़ रहा है और वो हार भी जाए युद्ध तो उस समय आर्थिक नुकसान तो उसको होता ही होता है, और उस समय तो और होता था। तो मराठे लोगों ने जब इनको हराया तो उस समय सालबाई की संधि हुई जिसमें उनको अच्छा खासा नुकसान होता है अंग्रेज़ों को युद्ध की। अब चूंकि नुकसान हुआ तो ये बात फिर अंग्रेजी संसद में पहुंच जाती है। अंग्रेजी संसद में जब पहुंची तो युद्ध की जांच के लिए एक समिति का गठन हुआ। तो जो उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं लॉर्ड नॉर्थ, वो समिति का जब गठन होता है उसके बाद फिर वो ऋण पत्र प्रस्तुत करते हैं। ऋण पत्र मतलब समझ लीजिए जैसे आज का मनी बिल होता है, सरल भाषा में अगर हम समझाएं तो जैसे आज का मनी बिल होता है ऐसा ही कुछ उस समय ऋण पत्र होता था। ऋण पत्र मतलब ऋण लेने के लिए एक पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया और वो अस्वीकार हो जाता है। अस्वीकार हो जाता है तो मजबूरन उनको इस्तीफा देना पड़ा और उस समय नए प्रधानमंत्री बनते हैं विलियम पिट। और विलियम पिट जो हैं वो एक बिल प्रस्तुत करते हैं। वो बिल जो होता है वो पूरा खाका रहता है उस समय की जो पूरी तात्कालीन परिस्थितियां थीं उनसे उबरने के लिए, और वही बिल जो है वो 1784 के एक्ट के रूप में निकल करके सामने आता है जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। तो उसका नाम पिट्स इसीलिए पड़ा क्योंकि उस समय विलियम पिट जो है वो नए प्रधानमंत्री बन करके आते हैं। अब हमको ये समझना होगा कि 1784 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे।
ये एक्ट जो है ये पूरे 1773 के एक्ट के स्वरूप को बदल देता है, क्योंकि 1784 के एक्ट में इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो व्यापारिक और जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनको अलग अलग कर दिया गया। कैसे, आप समझिए। इसके पहले आपने देखा कि 1773 के एक्ट में व्यापार करने के लिए वही बोर्ड काम कर रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसकी स्थापना सन 1600 में की गई थी। 1600 में मैंने आपको बताया था कि एक गवर्नर होगा और 24 लोग होंगे जो मिल करके कंपनी को चलाएंगे, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानते थे, कि इंग्लैंड में बैठा करते थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, माफ़ करिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप कह लीजिए या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कह लीजिए। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये क्या करते थे, व्यापारिक मामलों पे अलग अलग प्रकार से बात करते थे और उसके हिसाब से क्रियाकलाप करते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो कंपनी के आला अधिकारी होते थे, और कुछ व्यक्ति जो थे वो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे भारत में, और कुछ जो थे वो इंग्लैंड में रहते थे। ज़्यादातर कंपनी के जब कंपनी का जो पूरा शासन था भारत में वहीं पे रहा करते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए था। यहाँ पे एक नया परिवर्तन ये किया गया कि चूंकि अब धीरे धीरे कंपनी जो है वो राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगी थी, तो राजनीतिक मामलों के लिए एक अलग जो है संस्था बना दी गई, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स कहा गया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वही है जो शुरुआत से था, सन 1600 से था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों एक ही चीज़ है, उससे परेशान मत होइएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापारिक मामलों के लिए, इसका गठन 1600 में हुआ था, तब से लेकर के 1784 के 84 तक ये पूरा प्रावधान रहता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन जो है वो 1784 में ही किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि राजनीतिक मामले जो हैं वो अब ये संस्था, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वो वहन करेगी। इंग्लैंड में बैठते थे इसके लोग, इसके सदस्य जो इसमें होते थे, इसकी नियुक्ति का अधिकार जो था वो सम्राट को था। तो अब आप देख रहे हैं कि भारतीय उपनिवेश के दो शासक हो गए, क्योंकि अभी तो कंपनी तो शासन कर ही रही थी, लेकिन अब बोल दिया गया कि भाई जो राजनीतिक मामले होंगे उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को हिंदी में आप नियंत्रक मंडल कह सकते हैं। तो नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट जो है अब शासन कर रहा है। तो यहाँ पे खास तौर पे जानने वाली बात यह है कि कंपनी का जो निदेशक बोर्ड है वो तो शासन कर रहा था, कर रहा भी है, और नियंत्रक मंडल जो है वो भी शासन कर रहा है। दरअसल नियंत्रक मंडल एक मध्यस्थ संस्था है, इसके एवज में सम्राट जो है वो सीधे तौर पे भारत में शासन कर रहा है। तो अब भारतीय उपनिवेश में दो शासक जो हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में संख्या जो है वो कम करनी पड़ी। कम इसलिए करनी पड़ी क्योंकि 4 लोग होते थे। 4 लोगों में अक्सर ऐसा होता था कि एक तरफ 2 वोट पड़े, दूसरे तरफ भी 2 वोट पड़ गए, तो टाई हो जाता था केस। तो टाई के केस में बड़ी दिक्कत होती थी, गवर्नर जनरल को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता था। तो इसीलिए परिषद की संख्या जो है वो 3 कर दी गई कि टाई वाला जो झंझट है वो समाप्त हो जाए। तो पहली दिक्कत तो ये हुई, जो इसका निवारण कर दिया गया। दूसरा निवारण किया गया 1784 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्योंकि अभी तक होता ये था कि शुरुआती समय में कंपनी के जो कर्मचारी थे व्यापार करने लगे थे, तो इसीलिए 1700 आपने देखा कि 1773 में उन्होंने बोल दिया कि भाई आप लाइसेंस लीजिए तब आप व्यापार करेंगे। लाइसेंस लेने के बाद फिर कंपनी के कर्मचारी इस तरीके से अपना दिमाग लगाने लगे कि वो लोगों से बोल देते थे कि आप हमको गिफ्ट कर दो, कोई चीज़ उपहार दे दो आप हमको। तो चूंकि उपहार पे कोई टैक्स था नहीं, तो जब लाइसेंस वाली बात आई तो फिर वो उपहार लेने लगे। तो इसीलिए फिर सरकार ने उन पे बोल दिया कि आप उपहार जो है वो किसी व्यक्ति से नहीं लोगे, गिफ्ट जो है वो किसी व्यक्ति से नहीं लोगे। तो कर्मचारियों को उपहार लेने पर भी 1784 के एक्ट में प्रतिबंध लगा दिया गया। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध और संधि करने से पहले कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृत लेना अनिवार्य कर दिया। मतलब अगर कोई भी देशी राजा से अगर युद्ध लड़ा जाएगा या संधि की जाएगी तो आप पहले कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृत लीजिए, तभी आप कर सकते हैं। तो ये बात थी 1784 के एक्ट की। 1786 का जो एक्ट है वो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय के विरुद्ध स्वयं के निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान करता है। और 1786 के एक्ट में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ मिल जाती हैं।
दरअसल यहाँ का जो घटनाक्रम रहता है वो इस प्रकार रहता है कि जॉर्ज जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, ये गवर्नर जनरल बन करके आते हैं। दरअसल ये पहले भारत आने के लिए मना कर रहे थे। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें ये मुख्य सेनापति के रूप में थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस जब भारत आने के लिए उनको बोला जाता है तो मना कर देते हैं। ब्रिटिश संसद के जो आला अधिकारी थे वो काफ़ी उनको मनाते हैं, और मनाने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब भारत आएंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। उनकी शर्त ये है कि चूंकि मैं सेनापति रह चुका था तो इसीलिए अब सेनापति की शक्तियाँ मुझे चाहिए। तो सेनापति की शक्तियाँ 1786 का एक्ट फिर लाया जाता है, और सेनापति की समस्त शक्तियाँ जो हैं वो गवर्नर जनरल के अधीन कर दी जाती हैं। मतलब जो व्यक्ति गवर्नर जनरल अब बनेगा उसके पास अब प्रधान सेनापति की भी शक्तियाँ रहेंगी। पहले जनरली ऐसा होता था कि सेनापति की शक्तियाँ अलग होती थी, एक अलग सेनापति रहता था, लेकिन अब गवर्नर जनरल ही सेनापति है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस चूंकि पहले सेनापति रह चुके थे, इस कारण से उन्होंने ऐसी मांग की जिसकी पूर्ति जो है वो यहाँ पे हो जाती है। तो ये बात था 1786 के एक्ट में। सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के कारण ये एक्ट लाया गया था, जिसमें वो प्रावधान जोड़ दिया गया। फिर आता है 1793 का एक्ट, व्यापारिक एकाधिकार। आपको ध्यान होगा 1773 और 1773 के बाद फिर आपने देखा कि 1793 आ गया। तो 20 वर्ष, पहले 15 वर्ष था, फिर 15 वर्ष के बाद फिर 20-20 वर्ष करके अवधि जो है, तो 1773 से फिर 1793, तो 20 वर्ष का जो अवधि रहता है। 73 में 20 वर्ष की बात होती है, तो 73 से 93 आ गया, तो 20 वर्ष समाप्त हो गए। तो जो व्यापारिक एकाधिकार है उसकी अवधि समाप्त हो जाती है, तो फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो मतलब 93 से अब 1813 तक चलेगा। गवर्नर जनरल की सपरिषद जो थी, जिसमें 3 सदस्य थे और एक गवर्नर जनरल था, उसको ये अधिकार दे दिया गया कि आप किसी भी निर्णय को रद्द करने का अधिकार आपके पास है। मतलब किसी भी निर्णय को आप रद्द कर सकते हैं, पहले ऐसे अधिकार नहीं थे। फिर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हैं, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये कुछ परिवर्तन हैं 1793 के अधीन, 1793 में एक्ट में ये किए गए। अगला एक्ट है 1813 का एक्ट। 1813 के एक्ट को पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि व्यापारिक एकाधिकार चूंकि 73 था, 73 से 93 आया, 93 से फिर 1813 आ गया, फिर ख़त्म हो गया, तो फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए। अब इस समय की स्थितियां ये थीं कि काफ़ी बड़े बड़े जो क्षेत्र थे वो जो हैं वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिल रहे थे, चाहे वो मैसूर का क्षेत्र हो, चाहे वो मराठों का क्षेत्र हो। अलग अलग क्षेत्र जो हैं वो धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य में जुड़ रहे थे। तो भारतीय क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक हो चुका था। प्रशासन में दिक्कत होने लगी थी अंग्रेज़ों को, तो व्यापारिक और राजनीतिक दोनों प्रशासन चलाना बड़ा कठिन था। अच्छा, इस समय पूरे वैश्विक पटल की बात करें तो नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति आक्रमणकारी था, जो अंग्रेजी सरकार के मन में भय उत्पन्न कर रहा था कि कहीं वो भारत पे भी आक्रमण ना करे। तो इसी कारण से अब धीरे धीरे कंपनी के आला अधिकारियों या कंपनी के जो मंडल के जो सदस्य हैं उनके मन में ये आ रहा था, कंपनी का ताज भी ये सोच रहा था, ब्रिटिश सरकार का ताज भी ये सोच रहा था कि अब धीरे धीरे हम व्यापार को ख़त्म करके धीरे धीरे हम पूरे शासन को अपने हाथों में ले लें। तो अब उनके मन में ये आ रहा था कि व्यापार जो है अब हमारा मुख्य केंद्र बिंदु नहीं है। अब हमारे केंद्र बिंदु में जो चीज़ है वो ये है कि हम किसी तरीके से भारत की शासन सत्ता को हथिया लें। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया जाता है, लेकिन चूंकि एकदम से व्यापार खत्म करेंगे तो कंपनी की स्थिति खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़े मद हैं राजस्व के, एक तो चाय, चाय को लोग यूरोप में बहुत पसंद करते थे, तो चाय और चीन के साथ अफीम वगैरह का व्यापार होता था। ये दो मदों को छोड़ दिया गया और उन्होंने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के व्यापार जो हैं समाप्त किए जाएंगे, सिर्फ दो चीज़ों पे नहीं, पहला चाय और दूसरा चीन के साथ हम जो भी व्यापार करते हैं। ये परिवर्तन जो है वो इस एक्ट के माध्यम से किया जाता है 1813 में। अगला जो परिवर्तन है, ईसाई जो भी लोग हैं, ईसाई मिशनरी आते थे। ईसाई मिशनरी का मतलब ये है कि एक मंडल, ईसाइयों का एक मंडल आता था भारत में धर्म प्रचार करने के लिए। तो उसको धर्म प्रचार करने के लिए पहले प्रतिबंध थे, बाद में छूट दे दी गई। अगला जो परिवर्तन है, भारतीयों को के लिए बोला गया कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 वर्ष में 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये अंग्रेजी सरकार बोल रही है। और जो भी स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, जो छोटी, जैसे नगर पालिका हो गई, जनपद हो गई, नगर निगम हो गई, इनको टैक्सेशन का अधिकार दिया गया। टैक्सेशन का मतलब कर लगा सकते हैं, कोई भी नया कर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको सम्राट की अनुमति जो है वो
लेनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 1813 के एक्ट तक ये पूरी बातें आपसे मैंने बताई हैं, और 1813 के एक्ट तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो कहानी अनुसार बताई हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे इतिहास की बातें हैं। आधुनिक इतिहास में जैसे आप पढ़ेंगे तो ये पूरी चीज़ें आपको फिर मिक्सअप होकर के क्लियर हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे उतनी चीज़ें मैंने बताई हैं जो इतिहास से संबंधित ज़्यादा ना हो करके संविधान से ज़्यादा संबंधित थी। संविधान की बातों को मैंने ज़्यादा इलेबरेट किया है। तो आज इस पूरे वीडियो में हमने 1813 के एक्ट तक पढ़े हैं। आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें 1813 के आगे की हम बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल में आप हमसे जुड़ सकते हैं। फ्री स्टडी जोन आप सर्च करिए, उसमें हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फ्री स्टडी जोन और एग्ज़ाम जोन के नाम से। तो आज इस पूरे वीडियो में इतना ही। आगे इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू।